नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूपी पीसीएस 2024 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पूरा विज्ञापन आपके सामने है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सारे जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ यानी कि ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके लिए अप्लाई करने का जो बिंदु है ये ओपन हो चुका है। तो अप्लाई करने के लिए आप ऑथेंटिकेट विद OTR का सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, यानी कि OTR मस्ट है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन। अगर आपने OTR किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस करिए। इसके बाद आपसे आपका जो OTR नंबर है वो मांगा जाएगा। OTR नंबर डालने के बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो जानकारी आपके OTR में है वो जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 से लेकर 29 जनवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और देखो, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 1 से 29 तक ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बैंक में जो फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद बैंक में फ़ीस जमा नहीं हो पाएगी। मतलब उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि 29 के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और फीस जमा कर दें तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर जो है वो यही है कि 1 से 29, ठीक है। हालांकि अगर आप फीस जमा कर चुकेंगे तो 2 फरवरी तक आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। सुधार संशोधन 9 फरवरी तक चलेंगे। परीक्षा तिथि अभी डिक्लेयर नहीं है। योग्यता ये है कि अगर आपका स्नातक हो चुका है, अपेयरिंग वाले नहीं चलेंगे। अगर आपका स्नातक हो चुका है तब आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं और बहुत सारे ऐसे भी पद हैं जिस पर आपसे कुछ विशेष योग्यता मांगी गई है, तो वो आगे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आपने OTR नहीं किया है तो OTR कर लें और OTR मस्ट है, उसके बगैर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के जो मुख्य बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर सारी डेट्स आपको बहुत ही क्लियर कट बता दी गई हैं और सारी डेट्स आपको बिल्कुल क्लियर होनी भी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 29 जनवरी तक आप अपना जो फार्म है उसमें रजिस्ट्रेशन करके फ़ीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। और OTR इज मस्ट, बिना OTR के तो आपका काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि OTR नंबर प्राप्त करना ज़रूरी है, ठीक है। OTR कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पर आपको OTR के लिए बिंदु मिल जाता है। तो आप होम पेज पर जाएंगे, सबसे ऊपर ही OTR के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। OTR.pariksha.nhc.in पर जाकर आप अपना OTR कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जब आप अपना OTR कर लेंगे तो इसके बाद फॉर्म फिलअप भी आप कर लेंगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए कुल मिला के जितने चरण होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। हालांकि एक लाइव फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने पाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फीस है ये काफ़ी कम है। मतलब जितनी बड़ी परीक्षा है उस लिहाज से अगर फ़ीस देखी जाए तो बहुत ही कम है। मात्र 125 रुपये आपसे फ़ीस ली जाएगी, ठीक है। वहीं पर जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 65 रुपये, दिव्यांगजन को मात्र 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक को मात्र 65 रुपये फ़ीस देनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा, मतलब जब आप प्री परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे। हालांकि वर्तमान में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक रिक्तियों की संख्या कितनी है, तो 220 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 220 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो निश्चित रूप से बढ़ती ही है, घटती तो है नहीं। रुपये 9,300 से 34,800 ये ग्रेड पे वाली नौकरी है। इसमें एक पद है नायब तहसीलदार का जिसका ग्रेड पे 42 रुपये है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से पद हैं इस बार, बहुत ही शानदार पद हैं। डिप्टी कलेक्टर का पद है, SDM। पुलिस उपाधीक्षक का पद है, CO या डिप्टी SP। खंड विकास अधिकारी का पद है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का पद है। असिस्टेंट कमिश्नर, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी कोषागार, गन्ना निरीक्षक। यहाँ पर और भी बहुत सारे पद हैं। जिला गन्ना अधिकारी है। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह विकास शाखा अधीक्षक कारागार के भी पद हैं। इसके अलावा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद होता है वो भी इस बार है। सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद भी इस बार हैं। तो ये बड़े ही जो है अच्छे पद माने जाते हैं।
इसके अलावा डाइट में जो प्रवक्ता होते हैं वरिष्ठ प्रवक्ता, उसका भी पद है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पद हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी नगर विकास, जिला पूर्ति अधिकारी और अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण, यात्री कर माल कर अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, ये सारे पद हैं। ठीक है, तो उप निबंधक का भी पद है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही शानदार पद माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ पद ऐसे भी हैं जिस पर आवेदन करने के लिए आपके पास मतलब आपने कुछ विशेष योग्यता हासिल की है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये कौन कौन से पद हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो आरक्षण का मतलब ये है कि मतलब जो यूपी के अभ्यर्थी हैं केवल उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, जो यूपी के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि जो वैकेंसी है वह यूपी की है, तो इसलिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आगे बढ़ेंगे आप तो कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप उसको समझें। शैक्षिक के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जिस पर आपको विशेष शैक्षिक की आवश्यकता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पद मैंने आपको ऊपर बताए हैं उसमें ज़्यादातर जो पद हैं वो सामान्य स्नातक के लिए ही हैं। अब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो विशेष पद हैं जिसके लिए आपको विशेष योग्यता मांगी जा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 2 सेक्शन सी, मतलब सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत सांख्यिकी अधिकारी का जो पद है, इसके लिए जो अर्हता होगी वो ये है कि गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में आपका पीजी होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए, तब जाके आप सांख्यिकी अधिकारी वाले पद पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2 का पद है। तो कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से, मतलब कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से, किसी भी विधि के अधीन विश्वविद्यालय से, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने एक विषय के रूप में, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका स्नातक में एक विषय भौतिकी है या फिर यांत्रिक अभियंत्रण है, सही, मतलब बीएससी आपने किया हो, विज्ञान में उपाधि मतलब आपका बीएससी हो और उसमें भी भौतिकी या फिर यांत्रिक अभियंत्रण हो, साथ साथ हिंदी का आपको ज्ञान हो, तब आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और व्यवस्था अधिकारी या व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत, तो ये कहा जा रहा है कि किसी विश्वविद्यालय में, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि हो। दूसरी बात है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हो, तब जाके आप व्यवस्था अधिकारी वाले पद पर आवेदन कर पाएंगे। देखो मैं पुनः बताता हूँ, सामान्य अगर आप स्नातक हैं तो आप आराम से आवेदन कीजिए। जो सामान्य स्नातक के लिए पद हैं सारे पद आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा उप निबंधक का पद है तो इसमें आपका लॉ ग्रेजुएट होना आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि सहायक निदेशक का पद है हथकरघा में, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कला विज्ञान वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर या वस्त्र उद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो ये पद हैं जो कि विशेष अर्हता वाले पद हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर आप पुलिस उपाधीक्षक डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं तब आपके पास जो एलिजिबिलिटी होगी वो क्या रहेगी। आपके जो फिजिकल है, शारीरिक मापदंड है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप डिप्टी एसपी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी ऊंचाई, मतलब जो जनरल हैं, इसके अलावा जो ओबीसी हैं और जो एससी हैं, उनकी ऊंचाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 84, फुलाने पर 89 आना चाहिए। जबकि एसटी कैंडिडेट के लिए 160 लंबाई होनी चाहिए, 79 बिना फुलाए सीना और 84 फुलाने पर। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर फॉर जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। और अनुसूचित जो जाति की महिलाएं होंगी उनके लिए जो ऊंचाई है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी श्रेणियों की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम ये कम से कम होना चाहिए। जिला कमांडेंट होमगार्ड पद के लिए भी कुछ यहाँ पर कंडीशंस बताई गई हैं, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अधीक्षक कारागार पद के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें उप कारापाल के लिए भी हैं।
तो ये आप देख लीजिएगा, मतलब इसमें ऊंचाई और सीने की माप भी मांगी गई है, और महिला अभ्यर्थियों से उनकी लंबाई और वेट, ये 2 चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आयु सीमा। तो 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र सीमा की गणना होगी। जनरल कैटेगरी की जो अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, अर्थात जो उनका जन्म है 2 जुलाई 1984 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। और दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 साल है। और अधिकतम आयु सीमा में जो छूट मिल रही है तो उसको समझ लीजिए कि अगर यूपी के अनुसूचित जाति, यूपी के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के ओबीसी, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट भी अनुमन्य है। ठीक है, मतलब कि उनका जन्म 2 जुलाई 1979 के पहले का नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष तक उनको छूट मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये एज लिमिट में आपकी जो मतलब छूट मिल रही वो हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे जो मुख्य परीक्षा जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद की जानकारी है, तो ये चीज़ें तो आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल नोटिफिकेशन में आप सारी जानकारी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको बस यहाँ पर विज्ञापन का जो मुख्य बिंदु है बस उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, परीक्षा योजना के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा, प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और उसके बाद फिर जाके आपका इंटरव्यू होगा। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो जो फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू यानी कुल 1600 अंकों पर बनाई जाती है। 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा होती है और 100 अंकों का इंटरव्यू रहता है। तो प्री में आपके 2 पेपर होंगे और दोनों ही पेपर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पहला पेपर जीएस का होगा, दूसरा सीसेट का होगा। सीसेट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, मतलब कि उसको पास करना 33% अंक ले आना उसमें मस्ट है। कुल 100 प्रश्न होंगे सीसेट में और जो जीएस होगा उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। पेपर एक ही दिन हो जाता है और जो कि जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 17 मार्च को परीक्षा है। अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है लेकिन फिर भी 17 मार्च को अगर परीक्षा होती है तो 17 मार्च को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक आपका जीएस का पेपर हो जाएगा, 2:30 से 4:30 आपका सीसेट का पेपर हो जाएगा। ठीक है, और जीएस में कुल 150 प्रश्न होते हैं, सीसेट में आपके 100 प्रश्न होंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र 200-200 अंकों के होंगे, लेकिन आपको जो क्वालिफाई कराया जाएगा वो केवल जीएस के आधार पर क्वालिफाई करवाया जाएगा और सीसेट में क्वालिफाइंग मस्ट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इसके बाद अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि मुख्य परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी चुने जाएंगे उनको पुनः उनके लिए पूरा डिटेल आता है, फिर से फॉर्म भरना पड़ता है। तो कुल मिला के 8 पेपर मुख्य परीक्षा में रहते हैं। ठीक है, और ये परीक्षा लिखित रहती है, पेन पेपर पर लिखना पड़ता है आपको। सामान्य हिंदी का 150 अंक और निबंध का 150 अंक, ये 2 पेपर हो गए। इसके बाद बाकी जो पेपर हैं तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पेपर, ये सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, लिखित परीक्षा। सामान्य अध्ययन का हर प्रश्न पत्र 200 अंक का है और कुल मिला के 1500 अंकों की यह परीक्षा होगी। ठीक है, और जो समय मिलेगा आपको तो एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद इंटरव्यू है, 100 अंक का इंटरव्यू है। और रही बात प्री का जो जीएस है उसका जो सिलेबस है, तो देखो 2 घंटे का पेपर होगा, 200 अंकों की परीक्षा होगी, कुल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। टॉपिक में यही है कि आपको जो है करेंट अफेयर तो पूछा ही पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके अलावा भारतीय राजनीति एवं शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, इसके अलावा सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। तो इतना टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। परीक्षा का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और सीसेट में आप देख सकते हैं कि सीसेट में अगर आप ठीक ठाक अपना जो एकेडमिक अच्छा से किए हैं
तो सीसेट में बीसीएस अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फ़िलहाल तो पढ़ रही है, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे लोग जीएस में तो बेटर कर पा रहे हैं, लेकिन सीसेट में ही फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। पूरा सिलेबस, पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। और इस चैनल पर अब आपको नियमित तौर से यूपी पीसीएस के बारे में, आरओ के बारे में, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के बारे में स्टडी मटेरियल भी मिलते रहेंगे। जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ओनली जीएस मास्टर क्लास, ये आपका नया चैनल है यूट्यूब पर, इसको अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर नोट्स आपने बनाए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो मैंने 2023 में डे 1 से 1 जनवरी से लेकर अब तक का पूरा नोट्स बनाया हुआ है। मेरा अपना नोट्स है, मैं डेली टाइप करता था। मेरा नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो अगर आपको जो मेरा नोट्स है जिससे मैं पढ़ता हूँ, अगर वो नोट्स आपको चाहिए तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि नोट्स मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है, तो उसके लिए कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुफ्त की चीज़ों की लोग वैल्यू नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पूरा अपडेट नोटिफिकेशन के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और फॉर्म फिलिंग के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख के ही फॉर्म अपना भरिएगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।